तो आपको मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में जो कोई भी चीजें हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर इट सेज ABC Private Limited closed their account with the bank dated 1st of July 2018। तो 1 जुलाई 2018 को ABC Private Limited कंपनी थी, उसने अपना अकाउंट बंद कर दिया। अंडर रेगुलर ऑडिट ऑफ द बैंक द ऑडिटर स्पेसिफाइड दैट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ ABC Private Limited आर नॉट प्रिजर्व्ड। तो ऑडिटर ने कहा भाई साहब ABC प्राइवेट लिमिटेड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपने प्रिजर्व करे ही नहीं है, एंड इसके लिए उन्होंने बैंक ब्रांच को लायबल ठहरा दिया। तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में हमें यहाँ पर कमेंट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन कमेंट के तौर पर है, एग्जाम में आपको इसकी ऑप्शंस मिल जाएंगी, घुमा फिरा कर ऑप्शंस हो सकती हैं, लेकिन बात सिंपल सी ही रहेगी कि आप किस तरह से इसका आंसर करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की बात करते हैं तो हमने प्रिजर्वेशन क्या करनी होती है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस कैसी थी, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा था, एंड फर्दर करेंसी जिसमें डिनोमिनेटेड थी वो क्या थी, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जब की गई थी वो क्या थी, पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन कौन कौन थी, इन सभी के बारे में बातचीत की जाती है। इन सभी के बारे में बातचीत की जाती है कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर प्रिजर्व करके रखना था। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ओवर हियर। इज दैट क्लियर? इसके अलावा आपको सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है, आपको सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। अगर कोई काउंटरफीट करेंसी में ट्रांजैक्शन हुई है या फिर कैश ट्रांजैक्शन फोर्स्ड हुई है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। इन जनरल अगर हम यहाँ पर मेंटेनेंस की बात करते हैं कि आपको प्रिजर्वेशन करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की, तो इन जनरल जो गाइडलाइन है that says from the date of cessation of the transaction between the bank and the customer, जब बैंक और कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन जो है वो सीज हो गई है तो उस केस में 5 साल के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि आज की डेट जो है वो 1 जुलाई 2024 है, तो 5 साल के लिए डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रिजर्व करना था, तो आप लिख देंगे कि फिर तो देखिए डॉक्यूमेंट्स की हो गई है, यहाँ पर एक्सपायरी हो गई है, डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं भी मेंटेन किए तो कोई इशू वाली बात नहीं है, सब भला चंगा सी, ठीक है। ऐसा लिख देंगे ना कि सब सही सहमत था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा हम नहीं लिख सकते, बिकॉज एक और रूलिंग है वो कहती है कि अगर हमें एड्रेस की बात करें या आइडेंटिफिकेशन की बात करें, अगर हम एड्रेस की बात करें या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर की बात करें तो उन डॉक्यूमेंट्स को 10 साल तक के लिए प्रिजर्व रखना पड़ता है, इवन आफ्टर अगर आपका बैंकिंग जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो खत्म हो चुका है। तो यहां पर आंसर रहने वाला है कि 10 साल के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। जो कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनके एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पासपोर्ट्स, आइडेंटिटी कार्ड्स, पैन कार्ड्स एक्सेट्रा जो भी डायरेक्टर्स के होंगे उन सभी को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो आंसर होगा 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो यस लिख करके कमेंट कर दीजिए कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स रिलेटेड टू आदर्श भारती हु वॉज नॉट अ कस्टमर ऑफ द बैंक, जो कि बैंक का कस्टमर तो नहीं है, वॉक्ड इनटू द बैंक, बैंक में चल के आता है एंड कहता है कि उसको डिपॉजिट करना है 30 लाख रुपए का, नॉट 3 लाख रुपए का, उसको 30 लाख रुपए का डिपॉजिट जो उसके पास अवेलेबल है वो जमा करवाना चाहता है और कहता है स्टाफ को कि मुझे गाइड करो कि मैं कैसे इतना बड़ा अमाउंट जमा करवा दूं कैश में। अशोक मित्तल जो कि पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर थे, पीआरओ थे वहां पर, वो आदर्श भारती को गाइड करते हैं कि आप महीने में 9 लाख रुपए से ज्यादा का कैश जमा ना करवाओ, बिकॉज ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को वायलेट कर देगा और हो सकता है कि आपका नाम फिर नोटिस आ जाए आपके नाम पर, ठीक है, तो उसको गाइड कर देते हैं। तो ये सुजेशन दी जाती है बाय द अशोक मित्तल। तो अशोक मित्तल को यहाँ पर गिवन बाय द अशोक मित्तल, तो अशोक मित्तल जी ये जानकारी उनको देते हैं। तो क्या जो जानकारी दी गई है, सुजेशन दिया गया है अशोक मित्तल जी के द्वारा
क्या वो जस्टिफाइड है, कमेंट अपॉन द सेम, उसके बारे में हमने यहाँ पर अपना पॉइंट बताना है। आप यस और नो में लिख करके बताइएगा कि क्या अशोक मित्तल जी की ये कार्रवाई, ये सुजेशन जस्टिफाइड है। जनरली ब्रांचेस में होता तो ऐसे ही है, ऊपर से बैंक ब्रांच का, ऊपर से आरओ का प्रेशर जो होता है, रिलेटेड डिपॉजिट इंक्रीज करो, तो पर्सन कोई भी आता है, हम कहते हैं आ जा बस, कैसे भी आ रहा है पैसा, हमें क्या, बाद में फंसेगा तो फंस जाएगा अपने आप। लेकिन अब एक एथिकल मैनर में बताइएगा कि क्या ये जो सजेशन दिया गया है बाय द पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, क्या वो जेन्युइनली सही दिया गया है यहाँ पर, काइंडली उसके बारे में कमेंट पोस्ट कीजिएगा। येस और नो में अपना आंसर आप दे सकते हैं। सो अगर हम रूल्स रेगुलेशंस की बात करें तो ये बिल्कुल भी सही जानकारी नहीं दी गई है। दिस इज नॉट द राइट थिंग विच इज सेड टू बी, एंड यहाँ पर एक सस्पिशन क्रिएट होनी चाहिए थी। A suspicion must have been created in the mind of the Ashok Mittal that a person is not legit, and accordingly उसको STR में मार्क किया जा सकता था, यानी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट में मार्क किया जा सकता था। देखिए, रेगुलेटेड एंटिटीज जो होती हैं वो 5 तरह की रिपोर्ट्स को सबमिट करती हैं FIU IND के पास, यानी कि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का है उसके पास 5 रिपोर्ट्स यहाँ पर सबमिट की जाती हैं रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा, जिसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स शामिल रहती हैं। तो ये 5 रिपोर्ट्स रेगुलेटेड एंटिटी सबमिट करती है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो होती है, सस्पिशन पड़ने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको FIU IND के पास जमा करवानी पड़ती है, टू द डायरेक्टर ऑफ FIU IND, की आपको सस्पिशन है इस पर्सन को लेकर के। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको वो रिपोर्ट जमा करवानी चाहिए थी, क्योंकि उस पर्सन के पास यहाँ पर विदाउट एनी लिंकेज या विदाउट एनी सोर्स जो पैसा है वो उसके पास अवेलेबल है। अब एक सस्पिशन क्रिएट होता है, चाहे वो कस्टमर आपका है चाहे नहीं है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जा सकती है। अब आप कहेंगे ना जान ना पहचान, तो हम उसके खिलाफ रिपोर्ट कैसे कर दें? तो आपको बिना ये शोकेस किए हुए कि आप उसको फंसा सकते हैं या उसकी जानकारी आगे दे सकते हैं, आप उस पर्सन से उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं या उनको अकाउंट ओपन करने के लिए कह सकते हैं। उसके बाद आप सेम चीज को रिपोर्ट कर सकते हैं एंड फर्दर जो ब्लैक मनी पनप रही है हमारे सिस्टम में उसको कर्ब कर सकते हैं। सो दिस वुड बी द जस्टिफाइड आंसर इन दिस सिनेरियो। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आई नो कि आप लोग अगर जनरल और प्रैक्टिकल बैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो आप इस चीज को सही नहीं मानेंगे, लेकिन इन जेन्युइन केस यही चीज होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डायरेक्टर एट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो FIU IND के डायरेक्टर हैं, दोज फाउंड दैट द डॉक्यूमेंट्स एंड द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द प्रोवेंचल बैंक आर नॉट एट पार विद द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एंड जो इंक्वायरी फॉर्मेट्स हैं उनके साथ एट पार स्टैंडर्ड मेंटेन्ड नहीं है। दे सेंट अ नोटिस टू द बैंक टू रेक्टिफाई, उन्होंने एक नोटिस भेज दिया है बैंक को कि सही कर लो इसको, लेकिन बैंक ने कभी रिप्लाई ही नहीं किया डायरेक्टर को, और फर्दर उन्होंने एक फाइन इम्पोज कर दिया। कितने अमाउंट का? 5 लाख रुपए का एक फाइन इम्पोज कर दिया बैंक के ऊपर इस फेलियर को लेकर के। तो ये जो स्टेप लिया गया है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये जो स्टेप लिया गया है FIU IND के डायरेक्टर के द्वारा, क्या ये जस्टिफाइड स्टेप कहलाएगा? यस और नो में अपना आंसर लिख करके बताइएगा। तो जो डायरेक्टर हैं FIU IND के, उनसे रिलेटेड एक प्रोविजन है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती हैं और दीज आर टू बी सबमिटेड इन टाइम, राइट? एंड ये रिपोर्ट्स उनको सबमिट करनी पड़ती हैं सभी रेगुलेटेड एंटिटी को। रेगुलेटेड एंटिटी का मतलब होता है कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है, कोई भी बैंकिंग कंपनी है, कोई भी बैंक है, उन सभी को, चाहे वो शेड्यूल बैंक है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कोई भी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उन सभी को ये 5 रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती हैं। रिपोर्ट्स का शॉर्ट हैंड में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू CTR कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, CCR काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट, NTR नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, CBTR क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ये 5 रिपोर्ट्स सबमिट करनी होती हैं FIU IND के पास। अगर यहाँ पर कोर्स ऑफ इंक्वायरी के दौरान FIU IND के डायरेक्टर को पता चलता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या किसी इंटरमीडियरी ने या उनके किसी ऑफिसर ने
इस प्रोविजन के साथ यहाँ पर अपने आप को कंप्लाई नहीं किया तो एक फाइन इंपोज किया जा सकता है FIU-IND के डायरेक्टर के द्वारा, जो कि 10,000 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये फाइन का अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए तक एक्सटेंड हो सकता है। यानी कि जो फाइन रेज किया जा सकता है फॉर ईच ऑफ द फेलियर ऑन बाय द डायरेक्टर ऑफ द FIU-IND ऑन ईच ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी, फेलियर के लिए 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का फाइन यहाँ पर डाल सकती है एज अ प्यूनिटिव एक्शन, बट नॉट मोर देन दैट, राइट। तो यहाँ पर फाइन कहा गया है 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख का फाइन नहीं लगा सकते। तो ये जो स्टेप लिया गया है इट्स इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन जो अमाउंट जो लगाया गया दैट्स एक्चुअली नॉट एज पर द प्रोविजंस, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आप अपना मार्क कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज अमन एंड रमन आर 2 फ्रेंड्स। अमन और रमन 2 दोस्त हैं। रमन को कन्विक्ट किया गया है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो उसको PMLA के अंदर कन्विक्ट किया गया कि तुम दोषी हो। ट्रायल के दौरान रमन बताता है कि अमन ने किसी तरह से नोइंगली, जान करके उसको असिस्ट किया था एंड उसको सुजेस्ट किया था कि वो ऐसी चीज़ें गो थ्रू करे। कोर्ट ने उन चीज़ों को गो थ्रू किया एंड कोर्ट ने फाइनली कंक्लूड कर दिया कि अमन भी गिल्टी है। कोर्ट ने एक सेंटेंस दी 3 साल की रमन को एंड साथ के साथ एक फाइन लगाया 3 लाख रुपए का रमन के ऊपर, और अमन को इम्प्रिजमेंट दी गई है 7 साल की कि उसने फैक्ट्स को फैब्रिकेट किया है और गवर्नमेंट मशीनरी का मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल भी किया है। अमन फाइल्ड प्ली स्टेटिंग दैट द मैक्सिमम टर्म फॉर विच ही कैन बी कन्विक्टेड इज फॉर 3 years, यानी कि जो उसको इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है वो एज पर द PMLA 3 साल की दी जा सकती है। द सेंटेंस शुड बी रिवाइज, तो ये सेंटेंस को आप रिवाइज कर दो, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो सिंपल सा पॉइंट है, अमन रमन 2 दोस्त हैं, एक को सजा हुई है 3 साल की और साथ में उसके ऊपर फाइन लगा है 3 लाख रुपए का, दूसरे को सेंटेंस हुई है 7 साल की। तो काइंडली प्लीज डू लेट मी नो व्हाट इज टू बी डन इन दिस सिनेरियो। अगर PMLA से रिलेटेड हम केस देखते हैं तो क्या चीज हो सकती है, जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हियर। इसमें देखिए जो रमन का कंसेप्ट था रिलेटेड कि उसको, अमन का कंसेप्ट जो था कि उसको इतना पर्टिकुलर जो है इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो पनिशमेंट होती है एज अ इम्प्रिजनमेंट वो 7 साल की हो सकती है और उसको फर्दर आगे 10 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इट मे बी एक्सटेंडेड अप टू 10 years इन द एक्सेप्शनल केसेस एंड साथ के साथ फाइन भी लगाया जा सकता है 5 लाख रुपए तक का। वो PMLA का पर्टिकुलर रूल है, रेगुलेटेड एंटिटी के लिए ये रूल नहीं है जो हमने पिछले क्वेश्चन में कवर किया था। दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, काइंडली टेक केयर ऑफ द सेम, राइट। तो आपको 7 साल तक का प्रोविजन है कि इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और उस इम्प्रिजनमेंट को 10 साल तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 10 साल तक की टोटल ड्यूरेशन के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और साथ के साथ 5 लाख का फाइन भी आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। तो अमन की जो ये प्ली है दैट्स एब्सोल्युटली बेसलेस, वो बिल्कुल बेसलेस है एंड कोर्ट उसके ऊपर कोई भी रिवीजन नहीं देने वाली है, राइट। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है दैट्स पर्टिकुलरली उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं।